अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान और रमज़ान मुबारक टू एवरीबडी जिनके यहाँ रमज़ान शुरू हो गया और बाय द वे हर जगह ही हो गया है। आपको जल्दी से बता दें, अब्दुल्ला आप भी बोल रहे हैं, अमेरिका, कनाडा, खलीजी ममालिक, बरतानिया में लोग थोड़े से बटे हुए हैं, बाज़ शुरू कर चुके हैं, बाज़ शुरू करेंगे हमारे साथ। सो अमेरिका, बरतानिया, अल्जीरिया, फिलिपाइंस और बहुत से दीगर ममालिक, सिंगापुर समेत वहाँ पर रमज़ान का बाकायदा आगाज़ हो गया है। अच्छा, पहले पता नहीं मुझे जहन में गलतफहमी थी या क्या लग रहा था आज हमारा भी? नहीं, मुझे लग रहा था जैसे आज इंशाल्लाह मोस्ट लाइकली हमारे यहाँ भी पहली तरावी होगी और कल हमारा पहला रोज़ा होगा। मुझे लग रहा था कि शायद परसों हमारा पहला रोज़ा होगा। शुरू में ये पता नहीं, अब तो काफी हद तक सूरत हाल वाज़ेह हो गई है। कल इंशाल्लाह हमारा पहला रोजा होगा। अच्छा, अच्छी बात ये होती है, ऑल्दो वी वुड लव कि पूरे दुनिया में जो मुसलमान है उनका एक दिन साथ ही शुरू हो, लेकिन एटलीस्ट सऊदी वगैरह होने से ये पता चल जाता है, कंफर्म हो जाता है कि जी अगले दिन हमारा है। वरना आपको पता है ना, वो कशमकश की बात रहती है। रुएते हिलाल पे होता है ना मुनहसर सारा मामला, ज़ाहिर होता तो है। अब चांद जब हमारे यहाँ नजर आएगा तभी हम अपने सिलसिले का, अपने रमज़ान का और अपनी ईदों का तयन करेंगे। कुछ रूह परवर मनाजिर कल हमने देखे। रात में पता है एक माहौल सा बन जाता है, रात को अम्मी अबू बैठ के भी देख रहे होते हैं। ये जो सऊदी टीवी चैनल्स होते हैं ना, जहाँ बराह रास्त तरावी आ रही होती है मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी और मक्का मुकर्रमा से भी, सो मस्जिद हराम से भी। सो ये कुछ मनाजिर हैं जो रात को अलग ही माहौल, जैसे ही चांद नजर आता है माहौल बन जाता है। दैट इज सो ट्रू, बिकॉज यू गेट इनटू द जोन। आप इंतजार में तो होते ही हैं कि ये महीना कब शुरू होगा, लेकिन दुनिया में अब शुरू हो गया, लाइक एक दिन हमसे पहले, तो हमारे लिए वो सीन सेट हो गया हमारे लिए। वो आप, यू आर वेरी राइट, यू गेट इनटू द जोन, तो हम प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। एक वो जो ईदों का होता है ना कि जी कल ईद है कि नहीं है, एटलीस्ट वो वाला सीन नहीं रहेगा। अब हमें पता है कि कल इंशाल्लाह और इसके अलावा भी बहुत सारी तैयारियां होती हैं और जो हमें देख रहे हैं, जैसे कि वो ये समझते हैं बात कि बहुत से घरों में ऑलरेडी वो समोसे रोल बनाकर फ्रीज करने का सिलसिला शुरू होकर खत्म हो चुका है। मैं सोच ही रही थी कौन सी तैयारी होती है, समोसे रोल और दीगर लवाजमात जो कि आप पहले से बना के रख देते हैं, फ्रीज करके रख देते हैं और बस आपने फ्राई करने होते हैं छोटे-छोटे इफ्तारी के टाइम पे। सो वो एक पूरा प्रोसेस होता है, वो एक एपिसोड होती है जिसमें आप 3-4 लोगों की मदद हासिल करते हैं। तो अगर आपका ज्यादा बड़ा घराना है तो आपको ज़ाहिर ज़्यादा बनानी है। जो खवातीन होती है ना, खासतौर पे जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किचन को पूरा तैयार करना फॉर द मंथ ऑफ रमदान, तो उसमें यस वो एक हफ्ता पहले ही चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। रोल भी होते हैं और समोसे भी होते हैं और कबाब भी होते हैं और दही बड़े भी बना के रख दिए जाते हैं, बाय द वे, टू टेक देम आउट। फुल्कियाँ बड़े जो भी होता है। खैर एनीवे, भूख सी लग गई है। कल से मैं जो है ना रिसर्च कर रहा हूँ कि मैंने इस दफा हेल्थियर सहरी ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। मुझे बताई भी गई है कि सहरी में ना आप ये करें, नहीं मैं नहीं कर रही। अच्छी की बात, हम बाद में कभी कर लेंगे। पराठे खाए थे और उसका असर कुछ खास अच्छा नहीं पड़ता सेहत पे, इसलिए इस दफा कोशिश करेंगे कि पराठों से इज्तिनाब बरता जाए। कोशिश ये है, भरपूर कोशिश है और इसी सिलसिले में पूरे घर को भी रागत करने की हम साजिश कर रहे हैं। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि आपको पता ना कि रमजान में हमारा स्केड्यूल जो है, यानी जियो पाकिस्तान का, बिल्कुल चेंज हो जाता है और पिछले कुछ सालों से, बल्कि अब तो शायद बताने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन हम करते हैं एवरी डे। तो लिहाजा कोई छुट्टी नहीं, सैटरडे हो या संडे हो या मंडे हो, हम आपके साथ होते हैं। टाइम हमारा बदल जाता है और टाइम होता है हमारा फ्रॉम 4 to 6। आफ्टरनून कहूँ या इवनिंग कहूँ, क्या कहूँ? लेट आफ्टरनून कह लें। लेट आफ्टरनून और शाम 4 बजे से बिल्कुल इफ्तारी होने के करीब तक हमारा और आपका साथ रहेगा और ये साथ होगा इंशाल्लाह रोजाना की बुनियाद पर। सुबह के औकात में आप हमें देख सकेंगे, लेकिन दैट वुड बी द रिपीट टेलीकास्ट। लाइव नहीं होगा। सो जो लोग सुबह दफ्तर जाते हैं, काम पे जाते हैं और उन्हें आदत है, और लिटरली माशाल्लाह हमें पता है कि लोग हमसे कहते हैं कि हमारा दिन आपसे मिले बगैर नहीं शुरू होता, सो आप हमें देख सकेंगे। बस वो लाइव नहीं होगा, तो शाम में जब आप घर को वापस आएंगे तो तब और हम आपके साथ वक्त गुजार रहे होंगे और इफ्तारी का इंतजार कर रहे होंगे, तो वी वुड बी लाइव विद यू एट दैट टाइम। बहुत कुछ हुआ ओवर द वीकेंड, आपको पता ही है। हुकूमत साजी के तकरीबन तमाम मराहिल मुकम्मल हो चुके हैं, बस काबीना में कौन आएगा। सदर भी वीकेंड पे ही जी, कल जो है सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की तकरीब हलफबरदारी हुई और पहली मरतबा है कि खातून अव्वल किसी भी सदर के साथ उनकी साहबजादी हो।
आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा। अच्छा, ये वाला पार्ट मैंने शायद मिस कर दिया। बाय द वे, ये भी पहली बार हुआ है कि दिस इज द सेकंड टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के सदर जो हैं वो दोबारा सदर बने हो। तो आपको पता ही है कि पहले भी एक टेन्योर था सदर जरदारी का, और जो कि उन्होंने, ये भी बड़ी अनहोनी सी बात थी, पूरा टेन्योर कंप्लीट किया था लास्ट टाइम, और उसके बाद दूसरी बार अब वो सदर बन गए हैं फॉर द नेक्स्ट 5 years। और आसिफा के बारे में अगर आपको याद हो कि जब सरदारी साहब की पेशियाँ होती थीं, उनके साथ जाती थी, हमेशा उनके साथ खड़ी होती थी, पीपल यूज्ड टू टेक हिम ऑन लिटरली व्हील चेयर्स वेयरिंग अ मास्क, ये उनके साथ होती थी। फिर जब इनकी बरियत हुई तब भी ये उनके साथ थी, और इनकी एक अपनी कोशिश, अपनी स्ट्रगल, अपनी सही है। बड़े मुश्किल हालात भी देखे हैं इससे पहले वाली हुकूमत के दौर में, जब PTI बरसर इक़्तिदार थी, इन लोगों ने मिलकर, और अब जब दोबारा से आसिफ अली जरदारी साहब ऐवान सदर पहुँचे हैं, तो आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा फर्स्ट लेडी के तौर पर मुल्क में खिदमत सर अंजाम देंगे। अच्छा जी, ये सब कुछ तो ओवर द वीकेंड होता रहा, लेकिन एक चीज़ जो नहीं हुई वो आपको बता दें। हुकूमत साजी को 8 दिन हो गए हैं, लेकिन वफाकी काबीना का अब तक ऐलान नहीं हो सका, और ज़राए बताते हैं कि वफाकी काबीना का आज हलफ उठाने का इम्कान है। और ज़राए के मुताबिक इसहाक डार को वज़ीर ख़ारजा, इसहाक डार को वज़ीर ख़ारजा, तो कहीं आप ख़जाना ना समझ लें, ये ख़ारजा की बात हो रही है। तारिक फ़ातमी को मावन ख़ुसूसी बराए ख़ारजा मुकर्रर करने का फ़ैसला किया गया है। ये 2 नाम सामने आए हैं। और भी बताएं आपको, मोहम्मद औरंगज़ेब को ख़जाना और मोहसिन नकवी को वज़ारत दाखिला का कलमदान दिया जाएगा जी। और वफाकी काबीना की तश्कील पर मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है। आज़म तारड़ को वज़ीर क़ानून, और ये जो जितनी भी डेवलपमेंट है, और एक और भी शोशा कल से छोड़ा हुआ है, और इनफैक्ट छोड़ा क्या हुआ है वो PMLN ने खुद ही छोड़ा है, मरियम इकराम वाला, कि उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है। अभी तक वो PMLN के खिलाफ नारेबाजी करते हुई और लाहौर में बाग़ जना में प्रैंक्स करती हुई नज़र आती थी। अब उनका नाम रिज़र्व सीट के लिए दे दिया गया है, मेंबर बनाने के लिए कौमी असम्बली का। सो क्या ये मजाक है या हकीकत है, इस सारे पे बात ये सबसे पहले क्यों ना इसी बात से शुरू किया जाए। और हमारे गेस्ट भी हमारे साथ हैं, बिलाल अजहर कियानी साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमारे साथ हैं। आप ही पूछ लें क्योंकि मरियम इकराम मामला। अच्छा बिलाल साहब, ये वैसे इसकी आप तस्दीक करेंगे? वैसे तस्दीक क्या, नॉमिनेशंस तो दे दी गई हैं, मतलब आपको पार्टी के अंदर भी लोगों को इस पे कुछ सवालात हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आपका वर्कर, आपका सपोर्टर और बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं इस नॉमिनेशन के ऊपर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल्ला साहब, हुमा साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जी देखिए, ये जो आपने पहले बात, ये आखिरी जो बात की है रिज़र्व सीट्स के हवाले से, मैंने भी इनका नाम रिज़र्व सीट्स में देखा है, मगर मैं फ्रैंकली जी पार्टी में के इस अमल में शामिल नहीं रहा। मगर देखिए, पार्टी हमेशा कोशिश करती है, मैं ख़ुद भी इसकी एक आप कह दें मिसाल हूँ कि पार्टी यंग लोगों को, नए लोगों को जनरल सीट्स पे, रिज़र्व सीट्स पे मौका देने की कोशिश करती है। ख़वातीन की अगर आप रिज़र्व सीट्स देख लीजिए तो काफ़ी सीनियर ख़वातीन भी हमारी हैं जो पार्टी की वर्कर्स रही हैं, जो मुख्तलिफ जो जदोजहद के मौके आए हैं पार्टी की तारीख़ में, मुशर्रफ साहब के दौर में और अदवार में जो मुश्किलात का सामना हुआ, उसमें उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस थी। मगर साथ ही साथ जहाँ मुमकिन हुआ है, पार्टी ने प्रोविंशियल असम्बली में भी और कौमी असम्बली में भी नई ख़वातीन को भी मौका दिया है, फ्राम डिवर्स बैकग्राउंड्स, डिवर्स प्रोफेशनल बैकग्राउंड्स। तो ये कोशिश जारी रहती है। मैं इन मरियम इकराम साहिबा को ख़ुद तो नहीं मैं जानता जी, बट आई अंडरस्टैंड कि एक जो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड का प्रोसेस है, या हमारी पार्टी ने फ़ैसला किया है, चंद नाम यकीनन मज़ीद सामने आए हैं, जिसमें कुछ पुराने एक्सपीरियंस नाम भी हैं, जिस तरह तारड़ साहिबा का नाम भी है उसमें शामिल। तो ये वो लिस्ट्स हैं जो अब इजाफी जमा कराई गई हैं, जो आप देख रहे हैं कि जो रिमेनिंग रिज़र्व सीट्स के ऊपर जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला आया है उसको मद्देनज़र रखते हुए। जी बिलाल साहब, आई एम श्योर, वैसे तो पार्टी के अंदर भी आई एम प्रिटी श्योर कि रिजर्वेशंस होंगी इस नाम को लेके लोगों पे, क्योंकि ये अभी कल ही की बात है, बिल्कुल रीसेंट कल ही की बात है, जब ये PMLN के खिलाफ नारेबाजी करती थी, और आपका जो अपना कोर पॉलिटिकल सपोर्टर और वोटर है, जिसमें बड़ी खवातीन भी शामिल हैं जिनको मौका मिल सकता था, शायद उनकी अख्तलफी होती है इस तरह की नॉमिनेशन से, बट किसी न किसी को तो वो जानती होंगी जब पहुँच गई यहाँ तक। अभी आगे बढ़ जाते हैं। आज मोस्ट लाइकली सर, अभी मोस्ट लाइकली आज वफाकी काबीना हलफ उठा लेगी सर?
जी देखिए, मैं कुछ हतमी कह नहीं सकता जी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब का फैसला है एंड बिकॉज आई डोंट हैव द ऑफिशियल इंफॉर्मेशन सो आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू शेयर, बट ऐसा ही जी एक्सपेक्टेड है कि आज और कल में ही, मतलब कि वेरी इमिनेंट और सून ये काबीना का प्राइम मिनिस्टर साहब का फैसला हो जाएगा जी। आई थिंक इट्स बीन अराउंड अ वीक जब शहबाज शरीफ साहब ने बतौर प्राइम मिनिस्टर हल्फ उठाया था, तो इट्स एक्सपेक्टेड एनी टाइम नाउ जी कि इन्हीं दिनों में, आज कल में इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि कैबिनेट अनाउंस हो जाएगी जी। अच्छा बिलाल साहब, कोई डिवीजन बता सकते हैं कि किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन की गई है मिनिस्ट्रीज़ की, कि जो हमें रिपोर्ट आ रही है ऑब्वियसली बहुत से नाम है, ज़्यादातर तो PMLN के ही नाम है, लेकिन ये सारे ज़राए के मुताबिक हम बात करें, अभी कॉन्फर्मेशन तो कुछ नहीं है, लेकिन MQM को भी 2 वजारतें दी जाएंगी। इस किस्म की कोई डिटेल आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? जी वंस अगैन मैं आपको कोई हतमी बात तो नहीं बता सकता, मगर मैं इतना कह सकता हूँ जी कि यकीनन जो इत्तेहादी जमातें थीं और या हैं, उनके साथ यकीनन कैबिनेट फॉर्मेशन के वक्त भी, हुकूमत साजी के वक्त भी पहले तो यकीनन बातचीत हुई थी, और आप जानती हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ तो काफ़ी तवील गुफ्तगू रही थी, जिसके नतीजे में फिर उसके बाद एक शाम बिलावल हाउस पे शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब और बिलावल साहब ने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया था कि एक मुआहदा तय पा गया है जिसके नतीजे में हुकूमत बनेगी। तो पीपल्स पार्टी का एक अपना मौक़िफ़ है कैबिनेट में शामिल होने का, वो आपके सामने। आई थिंक MQM के साथ भी और जमातों के साथ यकीनन बातचीत रही है, तो आई एम श्योर कहीं ना कहीं कुछ इत्तेहादी रिफ्लेक्ट होंगे कैबिनेट में, आई एस्यूम सो जी। और ये भी मुमकिन है कि एक इब्तदाई कैबिनेट आए और फिर बाद में कुछ मराहिल हों, कुछ एडिशनल नेम्स आए, तो आई थिंक ये मैं ज़्यादा स्पेकुलेट इसलिए नहीं करना चाहता बिकॉज नंबर 1 ये प्राइम मिनिस्टर साहब का ही, ये देखिए बात में मैं आपसे पूछना चाहता था, इसलिए बिकॉज हमारी ये भी समझ लें, हमारा ये गेस वर्क है, या हमें लगता है कि मे बी इन अ लेटर स्टेज PPP वुड बी अ पार्ट ऑफ द कैबिनेट टू। आपको भी ऐसा ही लग रहा है? जी देखिए, मैं आई वांट टू बी वेरी कॉशियस इन व्हाट आई से हियर, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि आपके जो सवालात हैं, और ये सवालात अंडरस्टैंडेबल हैं कैबिनेट जब भी फॉर्म हो रही होती है, मगर बिकॉज ऑफिशियली अभी कैबिनेट अनाउंस नहीं हुई, इसलिए इट इज़ आई थिंक आई हैव टू बी अ बिट कॉशियस। मगर देखिए बात यह है कि जो भी कैबिनेट अनाउंस होगी वो हुकूमती इत्तेहाद को साथ लेके चलने वाली कैबिनेट होगी, सबको कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा और फिर ये कैबिनेट बनेगी। और जो इस वक्त मुल्क के जो चैलेंजेस हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए कैबिनेट तश्कील दी जाएगी, क्योंकि बिलखसूस जो आपके इकनॉमिक चैलेंजेस हैं काफ़ी संगीन है। आप जानते हैं ये हम बदकिस्मती से अब पिछले चंद सालों से ही एक क्रॉनिक इकनॉमिक इशूज़ में घिरे हुए हैं जी। हम जब 2022 में भी हुकूमत में आए थे तो तब भी मुल्क डिफ़ॉल्ट के बर्ज पे था, डिफ़ॉल्ट अवर्ट किया गया, फिर फ्लड्स आ गए, फिर से हुकूमत जाते हुए हमें एक IMF के साथ स्टैंड बाय अरेंजमेंट करना पड़ा, जिससे एक सर्टन स्टेबिलिटी तो आ गई, ज़रिए मुबादला के ज़खायर का जो फ्री फॉल था वो रुक गया और थम गया। मगर आज भी हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उस सतह पे नहीं जहाँ होने चाहिए। यकीनन आज भी इन्फ्लेशन, महंगाई की सतह एक एक्सेप्टेबल लेवल पर नहीं है, तो काफ़ी चैलेंजेस हैं। और अब हमें एक ऐसी स्टेबल और एक्सपीरियंस्ड और काबिल हुकूमत चाहिए जो अब इन चैलेंजेस को हेड ऑन ले और निपटे। जी, टॉकिंग ऑफ विच अगर बात की जाए इस हुकूमत की, और जो नाम एटलीस्ट अभी तक ज़राए के मुताबिक सामने आ रहे हैं, अ लॉट ऑफ देम आर रेपुटेशन ऑफ द PDM हुकूमत। अब हमने देखा है कि जब कैंपेनिंग हो रही थी फॉर द इलेक्शंस तो PDM की हुकूमत और उस टेन्योर का जिक्र भी नहीं किया जाता था, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस जो थी इतनी खास नहीं थी। अगर वही बहुत से वही चेहरे हम सामने ले आए, एक्सपेक्टेशन क्या रखी जाए कि अब कुछ सीख लिया होगा अपनी बड़ी रिसेंट टेन्योर से, कुछ चेंजेस होंगी, क्योंकि नाम बहुत रेप्लिकेट हो रहे हैं, सेम नाम है। जी देखिए, बात यह है कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी बात है कि हम PDM की हुकूमत को कोई डिसोन करते हैं या कोई उसका नाम इसलिए नहीं लिया जाता। देखिए बात यह है, वो उस टाइम पे हम बड़े सीरियस इकनॉमिक चैलेंजेस से में घिरे हुए थे और हमने आके वो चैलेंजेस हेड ऑन फेस किए। हमारी हुकूमत ने वो मुश्किल फ़ैसले भी उठाए जी, और उसमें साथ ही साथ हमने लोग समझते थे कि एक कोalition गवर्नमेंट है और कोalition गवर्नमेंट जो है वो
बेहतर हालात में भी नहीं चल सकती। लोग नहीं समझते थे कि पार्लियामेंट्री टर्म के आखिरी 1.5 साल के अंदर इस तरह के इकनॉमिक चैलेंजेस के साथ कोalition गवर्नमेंट चल सकेगी, मगर एक मैच्योरिटी के साथ एक मिनिमम कॉमन एजेंडा के ऊपर सारे पॉलिटिकल पार्टनर्स ने उस टाइम पे ये फैसले किए, उनको ओन किया और हमने फिर डिफ़ॉल्ट अवर्ट किया और उसकी एक सर्टन पॉलिटिकल कॉस्ट भी जो अदा करनी पड़ी। काफ़ी मुश्किलात का आपकी मतलब मीडिया की तरफ से अंडरस्टैंडेबली उन फैसलों का एक हमें ब्रंट भी फेस करना पड़ा, और मगर हमने वो फैसले उठाए। तो देखिए आज भी अब मैं अगेन टीम जब एक दफ़ा प्राइम मिनिस्टर साहब कैबिनेट अनाउंस कर देंगे तो आपके सामने आएगी, मगर वंस अगेन आज भी जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं उसको आपको ये हुकूमत हेड ऑन इसको टैकल करते हुए नज़र आएगी। आपने देखा है कि शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत में आते ही सबसे पहले इब्तदाई दिनों में 3, 4, 5 मीटिंग्स जो हैं वो ली ही इकोनॉमिक चैलेंजेस पे हैं, चाहे वो IMF के साथ ऑन गोइंग प्रोग्राम है, आगे पोटेंशियल प्रोग्राम है, चाहे वो FBR के रिफॉर्म्स हैं, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन का अमल है जिसमें PIA की एक ऑन गोइंग प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस है, चाहे वो सर्कुलर डेट के से रिलेटेड मामलात हैं। तो काफ़ी सीरियसनेस के साथ उसके ऊपर ऑलरेडी काम शुरू हो गया है और ये काम आपको इस हुकूमत में आगे चलते हुए नज़र आएगा। मैं जहाँ तक तवक्कुआत की बात है, क्योंकि आपने तवक्कुआत की बात की, तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि आवाम को ये तवक्को करनी चाहिए और इंशाल्लाह ये आवाम को नज़र आएगा कि इंशाल्लाह ये जो हमारे क्रॉनिक इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, जो रिफॉर्म्स जिसकी हम बात करते रहते हैं बार बार, जो बदकिस्मती से यहाँ पे एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से डिले होते रहे हैं, उसके ऊपर अब आपको ये हुकूमत हेड ऑन काम करते हुए नज़र आएगी, ताकि ये जो इशूज़ हैं जो हमारी मईशत को रोके रखते हैं और हम इन्हीं साइकिल से गुजरते रहते हैं जिसमें हर चंद साल बाद हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्राइसिस आता है, उससे हम निकल सकें। आपको एक स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी चाहिए। ज़ाहिर है एहतजाज हल्का फुल्का तो ठीक है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा एजुटेशन भी नहीं। अगर आप लोगों को काम करना है जैसा कि आप इरादा जाहिर करते हैं, अगर बहुत एजुटेशन होगी तो इससे सारा प्रोसेस भी मुतासर होता है। PTI ने एहतजाज कल भी किया। अब आप मुझे ये बताएं कि पॉलिटिकल मुफाहमत में आगे बढ़ने के लिए या माहौल को थोड़ा बेहतर करने के लिए क्या आपको लगता है? कुछ सियासी कैदियों पे नरमी बरती जाएगी, कुछ ज़ाहिर है बरसर इक़्तिदार लोगों पर ही जिम्मेदारी ज़्यादा आयद होती है ना, वफाक में जो होते हैं, कि वो कुछ इनिशिएटिव लें ताकि सियासी माहौल कुछ बेहतर हो और आप भी एक बेहतर सियासी माहौल में परफॉर्म कर सकें। जी देखिए, बात यह है कि आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने प्राइम मिनिस्टर बनते ही जो पार्लियामेंट में उन्होंने जो तकरीर की उसमें उन्होंने मफाहमत की फिर से बात की जी। और आपने देखा कि जब 2022 में ही वो प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने मफाहमत की तब भी बात की थी। और बात यह है कि हमारी जमात ने कभी भी हाथ आगे बढ़ाने से कभी भी गुरेज नहीं किया। आपको याद होगा 2018 से 22 के दरमियान भी जब वो इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, मुसल्लत शुदा ही सही मगर वज़ीर आज़म थे, तो तब भी उनकी अना ने उनको इजाज़त नहीं दी कि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन का हाथ मिला सकें, अहम नेशनल इश्यूज़ पे साथ बैठ सकें। बालाकोट जैसा मामला था। मगर हमने जब 2013 से 18 की हुकूमत थी तो जब ये बाहर PTI वाले धरने भी कर रहे थे, जब बाहर कंटेनर के ऊपर खड़े होकर पार्लियामेंट को लानत भेज रहे थे, जब सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पर शलवारें टांग रहे थे, हमने तब भी इनको इलेक्शंस एक्ट जैसे अहम बिल की पार्लियामेंट्री कमिटीज़ में दावत दे के इनको अमल में शामिल रख के ना सिर्फ दावत दी बल्कि साथ शामिल रखा और उनकी इनपुट ली। तो हम देखिए आज भी हाथ बढ़ा रहे हैं। आज भी हम उम्मीद रखते हैं कि PTI या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले, चाहे वो फ्लोर ऑफ द हाउस हो, चाहे आउटसाइड द फ्लोर हो, चाहे वो स्टैंडिंग कमिटीज़ ऑफ पार्लियामान की, कि ये उम्मीद है कि शायद ये बदल जाएंगे और कोई कंस्ट्रक्टिव रोल अदा करेंगे। मगर बदकिस्मती से अभी कोई इसके इम्कानात नहीं लग रहे। और उसकी मैं एक मिसाल इमरान खान साहब का वो ख़त के बतौर दूंगा जो इमरान खान साहब ने अभी PTI को लिखा है। तो बदकिस्मती से ये उसी अमल का तसलसल है जो हमने 2022 में देखा, जब शौकत तरीन और तैमूर झगड़ा की ऑडियो लीक सामने आई थी, जब उनकी बतौर प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर तैमूर झगड़ा ने जो IMF को उस वक्त चिट्ठी लिखी थी कि किसी तरह IMF के साथ कोई डिस्कशंस जो हैं वो डीरेल हो जाएं और सबुटाज हो जाएं। आज इमरान खान साहब ने फिर से अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस को पाकिस्तान के इकोनॉमिक फ्यूचर के साथ नथी और कंडीशनल करने की कोशिश की। IMF को एक ख़त लिखा। IMF का आगे से जो जवाब आया वो वही था जो एक्सपेक्टेड था, जो जवाब बनता था, कि उनके
किसी भी मुल्क के डोमेस्टिक पॉलिटिकल मामलात में मुदाखलत नहीं करते, वो इकनॉमिक मसाइल के ऊपर किसी मुल्क से बात करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये रवैया PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का बदलेगा। अगर ये कंस्ट्रक्टिव रोल अदा करेंगे तो हम बिल्कुल इनको ऑन बोर्ड भी रखेंगे। हाउस, पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली में ट्रेजरी बेंचेस और अपोजिशन दोनों एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं और हम चाहते हैं कि दोनों अपना रोल किरदार अदा करें। मगर अगर किसी का ये ख्याल है कि वो उनका सिर्फ वाहिद मकसद ये है कि गवर्नमेंट को मफलूज कर दें, रियासत ना चल सके, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को मफलूज कर दें ताकि वहाँ पे कोई लेजिस्लेशन ना हो सके, आवाम का कोई काम ना हो सके, तो ये भी इनकी गलत फहमी है। हम चाहते हैं कि इनके साथ मिल के कंस्ट्रक्टिव तरीके से आगे काम करें, मगर अगर एक डिस्ट्रक्टिव रोल उनकी तरफ से अदा किया जाएगा तो उनकी वजह से काम रुकेगा नहीं जी, काम होगा और काम होता हुआ नजर आएगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका बिलाल अजहर कियानी साहब। और हम PTI वालों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कहीं से इनिशिएटिव लेना चाहिए, कुछ सियासी कैदियों के मामलात को नज़र-ए-सानी की तरफ जाना चाहिए, देखा जाना चाहिए कि किस तरह से वो लोग जो बिल्कुल सियासी केसेस की बुनियाद पर अंदर हैं, जिनके खिलाफ कोई ऐसा सबूत भी नहीं है, उनकी रिहाई से शायद बातचीत के मामलात आगे बढ़ सकें। इधर से कहा जाता है कि भाई जो केसेस हैं वो तो चलेंगे ही, लेकिन एट द सेम टाइम अगर IMF को ख़त लिख के जाएंगे और दोबारा से एजिटेशन और एहतजाज की बात होगी, जिसमें एजिटेशन ज़्यादा होगी, तो फिर मामलात कैसे बेहतर होंगे। तो अच्छा, दूसरा ये आपने बड़ी अच्छी बात की है और PTI को भी मेरा ख्याल है कि अब बड़ा वोकल हो जाना चाहिए। देयर आर मीडिया फोरम्स ऑल ओवर द प्लेस, तो उन्होंने अपना जब मौक़िफ़ देना होता है तो ज़रूर वहाँ आके बात करें। बॉयकॉट्स वगैरह से कोई बात नहीं चलेगी। PSL के ये बता दें हम आपको कि एंटरटेनमेंट से भरपूर मैचेस हो रहे हैं, मतलब आखिरी गेंद तक मामला आ गई है बात। अब तो आपको पता है प्लेऑफ्स तक बात आ चुकी है, तो बहुत ही ज़बरदस्त मामला हो गया है। एक्सेप्ट अब्दुल्ला, टीम लाहौर इज आउट। pretty much, मतलब वो जो hanging by the thread था वाला मामला वो भी खत्म हो चुका है। And I have so much to say about that. लेकिन on the flip side इस्लामाबाद मतलब जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रहा है। Yes. And इस्लामाबाद की जब टीम आती है ना in the ground, तो they are ready to charge. I don't know, मुझे लग रहा है कि इस बार हमें बॉडी लैंग्वेज से भी थोड़ा सा डिफरेंस नजर आ रहा है, क्योंकि लाहौर का हमने शुरू में पहले दिन से बात की थी कि दे लुक डिस्ट्रैक्टेड। हम और कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन डिस्ट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हो रही है। समीर राना साहब की गुफ्तगू भी हम सुन रहे थे जियो न्यूज़ पर। सनसनीखेज मुकाबले तो हो रहे हैं, कल की मैच की बात कर रहे हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने लाहौर कलंदर्स को आखिरी गेंद पर बाय द वे शिकस्त देकर प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ऑलराउंडर वसीम जूनियर ने शाहीन अफरीदी को छक्का लगाकर टीम को 6 विकेटों से फतह दिलाई। सऊद शकील ने नाकाबिले शिकस्त 88 रन स्कोर किए। ये तो हो रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम हुमा आई वुड लाइक टू से दैट इट डज नॉट फील गुड जब शाहीन अफरीदी को आखिरी ओवरों में इस तरह छक्के पड़ रहे हैं। वैसे तो आई एम सॉरी टू से, वैसे उन्होंने ऑब्वियसली 1-2 आउट भी किए, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस जो रही है शाहीन अफरीदी की, तो जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उनसे, मतलब ही इज अ ह्यूज नेम, उस तरह वो परफॉर्म एटलीस्ट इस PSL में नहीं कर पाए। मुल्तान सुल्तान कल इस्लामाबाद से हारने के बाद भी बाय द वे कल मुल्तान सुल्तान इस्लामाबाद के शुरू के गेम्स आपको याद है ना कि शुरू में दे वर अनडिफीटेड लाइक अप टू 6 मैचेस और समथिंग, यू नो हैज मेड देयर वे अप इन द पॉइंट्स टेबल। इस्लामाबाद है दूसरे नंबर पर, मुल्तान है पहले नंबर पर, ज़ल्मी है तीसरे पर, क्वेटा है चौथे पर, कराची किंग और लाहौर तो आखिरी हैं। तो 4 टीमें जो हैं वो अब प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। कराची और लाहौर। कहता हूं कि कराची किंग ने भी 4 जीत लिए, लाहौर कलंदर तो नहीं, एक जीता और 8 जीता और एक बारिश की नजर होगी। हाँ, लेकिन अगर आप इस वक्त कह रहे होते हैं कि नील, तो वो ज़्यादा मुश्किल लगता है। एटलीस्ट आप ये कह सकते हैं कि एक ज़रूर जीता था। एनीवे, दिस इज़ हाउ द सिचुएशन लुक्स। और अब तो कुछ ही दिन रह गए और उसके बाद फाइनल। अच्छा जी, दूसरी तरफ एकेडमी अवार्ड्स भी चल रहे हैं, उसमें कौन कौन बाजी लेके जा रहा है तफसील से बताएंगे इस ब्रेक के बाद। एकेडमी अवार्ड्स की तकरीर जारी है, अभी तक जारी होती है, मैंने नहीं देखी, लेकिन 96 ऑस्कर अवार्ड्स की हम बात कर रहे हैं। और एक फिल्म जिसको हम पाकिस्तानी कहते हैं ना जी, मेला लूट लिया किसी भी चीज़ का हो, तो एक मूवी है जिसने वाकई मेला लूट लिया, ओपनहाइमर। मैंने वैसे नहीं देखी हुई, लेकिन अपेरेंटली इसको बेस्ट पिक्चर, बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल और बेस्ट सिनेमाटोग्राफी
टोटल ये सब कुछ 7 अवार्ड्स इंक्लूडिंग दी 7 अवार्ड्स इनको मिले हैं। अच्छा जी। इसके अलावा बेस्ट एक्ट्रेस इन अ लीडिंग रोल एमा स्टोन को मिला पुअर थिंग्स, जो कि हुमा कह रही हैं बिल्कुल नहीं देखने के लिए। नहीं, मैंने बिल्कुल ऐसे नहीं कहा था, नॉट माय टाइप, लेकिन ठीक है देख लें आप। कोई देख रहा है देख नहीं, मैं आपको कह रही थी इट इज सो नॉट योर टाइप आइदर। हां इट इज सो, बट एनीवे बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म को भी मिल गया है जी। बेस्ट डायरेक्शन में भी क्रिस्टोफर नोलन को ओपेनहाइमर के लिए मिला है। सो दे बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म इज मिला है द बॉय एंड द हेरन को, तो वो ज़रूर आप देख सकते हैं। इट इज़ अ गुड फिल्म ओपेनहाइमर। आई एम श्योर इतने अवार्ड मिल रहे होंगे तो कुछ ना कुछ सब्सटेंस तो होगा ही। किलियन मर्फी की भी आप देख लें, क्योंकि एक्चुअली इवन बिफोर द ऑस्कर्स इनका जिक्र जो था, अभी हम स्क्रीन पे वैसे इनको दिखा नहीं रहे, आपको बता देंगे कि ये जी ओपेनहाइमर के जो ये लीड रोल है और बहुत सारे लोग इनको मैंने नहीं देखी, लेकिन यही कहा जा रहा है कि he deserved it. He is an exceptional actor. और तो हम मूवीज में देख चुके हैं पीकी ब्लाइंडर्स में देख चुके हैं, लेकिन वो तो मतलब हम तो पीकी ब्लाइंडर्स के जमाने से ही इनके मद्दाह नहीं, इनके दीवाने हैं। लेकिन अब्दुल्ला वो इतनी पुरानी बात नहीं हुई, आपने जमाना ऐसे कह दिया जैसे हम कोई 25 साल पुरानी बात कर। It's been a few years to Peaky Blinders. Yeah, few, but not like जमाना। अच्छा जी, एमा स्टोन को पुअर थिंग्स के लिए बेस्ट एक्ट्रेस इन अ लीडिंग रोल का अवार्ड मिला है और उनको भी देख लें। एंड शी रियली क्राइड जब वो स्टेज पे आई हैं अपनी स्पीच देने। कि मुझे कैसे मिल गया? अच्छा नहीं। शी इज एन एक्सेप्शनल एक्टर, मतलब ये कमाल की अदाकारा है। और किरदार जितना ट्विस्टेड था वो इन्होंने बखूबी निभाया। लेकिन आपको याद है ना कि ये इनका पहला ऑस्कर नहीं है। हाँ, मतलब इनको पहले भी मिल चुका है, लेकिन जो रोल्स ये करती हैं वो यही कर सकती हैं क्योंकि कमाल एक्सप्रेशन है। सिनेमा की दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है और सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड हैं और यस सर्टेनली किसी भी अदाकार, फनकार, आर्टिस्ट जो भी इस फील्ड से एसोसिएटेड है उसके लिए माइलस्टोन होता है। अच्छा, कमिंग बैक, क्योंकि कुछ मूवीज और ड्रामास तो हमारे यहाँ भी हो ही रहे होते हैं, तो जल्दी से आपको बता दें कि आसिफ अली जरदारी सदारती हाउस में इन और डॉक्टर आरिफ अलवी आउट हो चुके हैं और वो साबिक डिक्टेटर सदर परवेज मुशर्रफ को घर रुखसत करके पहली बार, आपको ये पूरी हिस्ट्री में लेके जा रहे हैं, 2008 में सरबराह मुमलिकत बने थे और नए सदर जरदारी बड़ी सियासी जमात के करता धरता हैं। वो ना तो साबिक सदर अलवी हैं और ना ममनून हुसैन हैं। जो ज़रा पॉलिटिकल हिस्ट्री से वाकिफ़ हैं उनको ये बात बिल्कुल बड़ी अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि बिल्कुल इन लोगों की तरह नहीं है। ख्याल किया जा रहा है कि आसिफ जरदारी जो है वो सरगर्म किरदार जो है वो अदा करते नजर आएंगे और डॉक्टर आरिफ अलवी पर इल्ज़ाम था कि वो वफाक के बजाय अपनी पार्टी की ज़्यादा नुमाइंदगी करते थे। अब आप बता दें क्योंकि मेरा गला बैठ गया। हाँ, मैं तो बड़ी देर से कह रहा हूँ कि आप अपने गला साफ करें। नहीं, मुझे लग रहा था अच्छी टोन आ रही है। अच्छा, वो अलग बात है। बाय द वे आरिफ अलवी से आपकी बात करें कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, हुकूमत और दीगर पावर सेक्टर्स उनसे खुश रहे ना ही उनकी अपनी जमात। इमरान खान ने कोई डील की ना बात हुई है ना उनके पास कोई आया है। उसको हमें बताना पड़ रहा था कि ये लोग बातें कर रहे हैं कि आपको कि मिलने हैं, कहते मेरे पास तो कोई नहीं आया और मैं तो किसी से बात नहीं कर रहा हूँ। और हाँ, वो एक और बात उन्होंने की थी, वो बड़े उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि मायूस थे कि प्रेसिडेंट साहब ने अपना वो किरदार अदा नहीं किया जो उनकी आइन के मुताबिक ड्यूटी थी कि इलेक्शन अनाउंस करें। उस पर वो बहुत दुखी थे कि उनका ख्याल था कि ये हमारे प्रेसिडेंट को ये इतना अहम वक्त अपनी कौम के लिए उनको खड़ा होना चाहिए था। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कराची पहुंचने पर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। रात को मैं देख रहा था, उन्होंने तस्लीम किया कि वो तहरीक इंसाफ और ताकतवर हलकों के दरमियान मामलात बेहतर कराने में नाकाम रहे। अगर आपने पिछले मेरी 2 साल की 2.5 साल की कार्रवाई देखी हो तो मैं सर के बल खड़ा होकर जितना काम कर सकता था वहाँ तक मैंने किया है। हर एतबार से कोशिश की है कि मामले को जोड़ा जाए। हर मुलाकात के अंदर कोशिश की है। कुछ मुलाकातें पब्लिक हुई हैं, कुछ मुलाकातें पब्लिक नहीं हुई होंगी, मगर ये कि मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली, एड़ी चोटी का जोर लगाया, अपनी ज़िंदगी का सारा इल्म इस्तेमाल कर लिया। आपकी मोहब्बतों से जो कुछ सीखा था कि सियासत को कैसा समझा जा सकता है वो सब समझकर मैंने कोशिश की, मगर इसके अंदर मुझे कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं हुई।
अच्छा जी, साथ ही आपको बताते हैं कि आसिफ जरदारी के सदर बनने से पीपल्स पार्टी तो खुश है ही ऑफ कोर्स। दिलचस्प बात यह है कि नून लीग इससे भी ज्यादा खुश है। अच्छी बात है वैसे, अगर इतना अच्छी बात है, मतलब अगर इफ दे आर गेटिंग अलोंग सो वेल। नून लीग को उम्मीद है कि मुफाहमत के बादशाह कहलाए जाने वाले जरदारी उनकी सियासी परेशानियां कम कर सकते हैं। उन्हें अपोजिशन से डील करना आता है, वो मौलाना फजल रहमान को भी राजी कर सकते हैं। अच्छा जी, ये सारा कुछ, ये सारी उम्मीदें हैं सदर आसिफ अली जरदारी से, PMLN को भी, अपनी जमातों से तो चले, अपनी जमात को तो उम्मीदें होती ही हैं। उमर चीमा साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। चीमा साहब, थैंक यू। चीमा साहब, आप शहर इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, बताइएगा, एक तो यहाँ कराची पहुँचकर अलवी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसके बारे में अगर आपके पास कोई इंसाइट हो। वो कह रहे हैं कि मैंने तो अपनी ज़िंदगी का सारा इल्म लगा कर भी मैं ये काम नहीं कर पाया, एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर नहीं बना पाया, मैंने बहुत कोशिश की। देखिए, वो ठीक कह रहे हैं, बल्कि मेरे ख्याल उन्हें ये कहना चाहिए था कि मैंने तो जो जिंदगी में इज्जत कमाई वो भी सारी दाव पर लगा दी कि ये मामला ठीक हो सकें, लेकिन वो नहीं हुए। और मैं आपको बताऊं कि जिस तरह उन्होंने ये जिक्र किया कि कुछ मुलाकातें पब्लिक हुई, अवाम के नॉलेज में आई, कुछ नहीं आई, ये बात दुरुस्त है। जिस मुलाकात का वो जिक्र कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि जो जनरल बाजवा और जनरल इमरान कह रहा हूँ, जो इमरान खान के दरमियान उन्होंने एक मुलाकात, बल्कि 2 मुलाकातें कराई। उसके लिए ये खुद आर्मी हाउस गए, आर्मी चीफ के पास गए कि मेरा लीडर है, आप जिस तरह भी उसको समझते हैं, लेकिन आप खुदारा मेरे लिए आ जाएं, आप मुलाकात कर लें। और इस तरह से उन्होंने 2 मुलाकातें कराई। अब ये है कि जो जनरल बाजवा है उन्होंने तो इनके कहने पर आ गए, लेकिन फिर भी इमरान खान जो है उन्होंने मुलाकात को बाद में रिपोर्ट करके या जिस तरह से ट्वीट्स करके जो उन्होंने बयान किया, उससे अलवी साहब को फिर एम्बेरसमेंट हुई कि वो जनरल बाजवा ने कहा कि आप भी मुझे लेकर गए थे, अब देख लें कि क्या उन्होंने कोई इसका आपकी इज्जत का ख्याल रखा है या मेरी इज्जत का ख्याल रखा है। पिछले रमज़ान में, अभी फिर रमज़ान शुरू होने वाला है, पिछले रमज़ान में उन्होंने जो हमारे मौजूदा आर्मी चीफ हैं इनको भी इनवाइट किया, लेकिन वो पहले तो इस चीज़ पर राज़ी हो गए, लेकिन बाद में वो इफ्तारी के लिए नहीं आए। खदशा ये था कि ये ना हो कि उधर इमरान खान को भी बुला लें और एक नया मसला बन जाए मेरे लिए भी, और इमरान खान जो है वो फिर जो मुलाकात होगी अवाम तक वही बात पहुंचेगी जो इमरान खान बता रहे होंगे और जिस अंदाज में बता रहे होंगे, जो वो समझ कर बता रहे होंगे। तो उन्होंने कोशिश तो की है। हाँ, जो इमरान खान को इस चीज़ पर इन पर एक अफसोस है जो कि मुझे जेन्युइन लगता है कि ये जो इन्होंने सदर साहब ने एक दफ़ा अपने सेक्रेटरी को फारिग किया कि जो आर्मी एक्ट में तरमीम हुई या जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसमें तरमीम हुई, तो सेक्रेटरी साहब को फारिग इसलिए किया ये तासुर देने के लिए कि जैसे इनको पता ही नहीं था और वो जो बिल हैं वो पड़े के पड़े रह गए और वो इसी तरह पड़े हुए वो जो है ना मंजूर हो गए। हालांकि इन्होंने जानबूझ के वो अपने पास रखे हुए थे, बाकी बिल इन्होंने जो है वो वापस अहाता तो हो गया इनकी परफॉर्मेंस का, हालांकि इस पे घंटों हम सर्व कर सकते हैं, वक्त हमारे पास कम है। अब जो नए सदर, इनफैक्ट हिस्टोरिकली दूसरी दफ़ा कोई भी शख्स 2 मरतबा दूसरी दफ़ा लगा, This is the first time in Pakistan कि दूसरी मरतबा सदारत के ओहदे पर ये फायज हुए हैं जरदारी साहब। किस तरह से आप प्रेसिडेंसी के मामला चलते हुए देख रहे हैं? प्रेसिडेंसी एज एन जितनी मुतहर्रिक 2008 के दौर में थी उतनी ही मुतहर्रिक इस मरतबा भी होगी? हाँ, मुझे लगता है कि इनका अलायंस जो है वो ठीक चलेगा। जरदारी साहब के बारे में जो आता है कि वो एक इत्तेहादियों को साथ लेकर चलना जानते हैं, अपनी शेयरिंग जो है वो भी अच्छी कर लेते हैं कि किसको क्या मिलेगा वो कर लेंगे। वो इस मामले में मेरा नहीं ख्याल कि उनका कोई सानी भी मौजूद है, इनके इस मामले में वो यकता हैं अपने इस सलाहियत के हवाले से। तो बज़ाहिर तो यही पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं कि ओवरऑल ये चीज़ें पॉजिटिव चलेंगी। अच्छा, ये जो हम जहाँ रिपोर्ट भी कर रहे हैं और सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं कि PMLN जो हैं वो और भी ज़्यादा खुश हैं जरदारी साहब के सदर बनने में और दे हैव अ लॉट ऑफ फेथ। आप भी यही कह रहे हैं कि ये अलायंस जो है, अलायंस आप कहें या जो भी कहें, ये आपको लगता है कि बहुत अच्छी चलेगी। शेयरिंग इसमें कितनी होगी? बिकॉज अभी हम कैबिनेट की भी बात कर रहे थे, अभी तो ऑब्वियसली सारे नाम नून के ही आ रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी का भी बीच में शेयर होगा आफ्टर ईयर और 2 years। हम लेटर की बात कर रहे हैं।
बज़ाहिर मुझे ऐसा नज़र नहीं आता। देखिए, जब आप इतने अहम ओहदे ले रहे हैं, आप प्रेसिडेंट बन रहे हैं या आप चेयरमैन सेनेट का ओहदा ले रहे हैं या आप ये भी चाह रहे हैं कि 2 गवर्नर्स भी आपके हों, तो वो ये भी तासर देना चाह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट में नहीं है। और मेरा ख्याल है कि इसका एक नून लीग को फ़ायदा ये होगा कि वो अपने घर में एक इंडिपेंडेंट भी होंगे लेकिन पार्टनर भी होंगे, और इसी तरह जो पीपल्स पार्टी वाले हैं उनकी एक अलहदा से कोई कॉन्फ्लिक्ट नज़र नहीं आता कि ऐसा होगा। जो एक पावर शेयरिंग हो सकती है, जिस तरह मोहसिन नकवी साहब, उनको जरदारी साहब अपना बेटा कहते हैं, तो वो अगर वज़ीर दाखिला बन जाते हैं तो वो एक तरह का इनका मुश्तरका प्यार होगा, नून लीग का भी और पीपल्स पार्टी का भी और रावलपिंडी का भी। तो वो जो है वो सबकी तरफ से होंगे। तो उनको कुछ लोग जो है वो पीपल्स पार्टी का नाम ही नहीं कहते रहेंगे, कुछ वो कहते रहेंगे कि वो शहबाज शरीफ के करीब हैं। बाकी तो अब ये है ना कि नून लीग ने पीपल्स पार्टी को तो शायद वो कुछ ना दें, या अगर यही डील चलती है। ये बारे मामलात इतनी की पोस्टों की अगर बात करें, उनको तो उमर साहब को तो कुछ देना पड़ेगा। औरंगजेब साहब खजाना के मामला चलाएंगे, इसहाक डार साहब अगर चलाते तो जाहिर है उन पे जो भी वो फैसला करते हैं और बड़े सख्त फैसले करने, वो डायरेक्ट मुरद इल्जाम ठहराया जाता है नवाज शरीफ साहब को, PMLN को। ये कोई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है। और दाखिला के मामला अगर मोहसिन नकवी साहब चलाते हैं, जाहिर है उनकी एज सच पॉलिटिकल एफिलिएशन तो किसी के साथ नहीं है ना, वो सब लोग एक दूसरे का समझते रहेंगे। सो ये इंटेलिजेंस है कि भाई इन की पोस्टों पे ऐसे लोग ले आएं जिनकी वजह से जो कुछ भी हो उसकी जिम्मेदारी हमारे पे ना आए। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इंटेलिजेंस वाली वजह है इसमें। जो औरंगजेब है उनको ये तसव्वुर करते हैं कि वो बेहतर वजीर खजाना होंगे। जो इसहाक डार साहब हैं वो ऑलरेडी डिस्क्रेडिट हो चुके हैं, तो उनको लाते तो एक शुरू में ही कोई इसको नेक शगुन तसव्वुर ना किया जाता। तो औरंगजेब साहब को तो इसीलिए लाए हैं कि कोई बेहतरी आएगी और हम कोई रिफॉर्म्स की तरफ चलेंगे, क्योंकि डार साहब जो है उनका एक अपना स्टाइल है, वो उस तरह की रिफॉर्म्स पर यकीन नहीं रखते जिस तरह की बाकी जो एक तकाजा है IMF की तरफ से। और जो मोहसिन नकवी साहब हैं, मेरा नहीं ख्याल, अगर आप ये समझें कि अगर वो को ब्लेंडर करते हैं तो ऐसी तो कोई स्मार्टनेस नहीं है कि लोग मोहसिन नकवी को इस गवर्नमेंट से अलग तस्वर करेंगे। अगर वो को पॉजिटिव काम करेंगे तो गवर्नमेंट उसका क्रेडिट भी लेगी, अगर वो को नेगेटिव काम करते हैं तो गवर्नमेंट साथ, अगर उनको कोई उन पर कोई तनकीद होगी तो वो गवर्नमेंट पर ही तनकीद तस्वर की जाएगी। आने वाले दिनों में मामला तो अनफोल्ड होंगे और आज मोस्ट लाइकली वफाकी काबीना हलफ उठा लेगी। मोस्ट लाइकली अभी देखिए क्या होता है, आज भी डिले हो सकता है, लेकिन कंफर्म करेंगे हम थोड़ी देर में और अपने ज़राए से ज़रा रब्ता करते हैं कि क्या चल रहा है, तैयारी है कोई नहीं है, ब्रेक की बात मिलती है। अच्छा जी, उस्मान खान ने कल खेले गए मैच में इस्लामाबाद के खिलाफ 50 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी बनाकर पाकिस्तान सुपर लीग की एक ही इवेंट में दूसरी सेंचुरी बनाने का एक बड़ा मुनफरद एजाज़ है अपने नाम कर लिया। मुबारक को बहुत बहुत। और एक इवेंट में 2 सेंचुरी और PSL की तारीख में मजमूई तौर पर 3 सेंचुरियां बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। So he is shining bright like a diamond. बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंसेस की वजह से अब लेट्स सी इन्हें आने वाले दिनों में पाकिस्तान टीम में मौका मिलता है कि नहीं मिलता। ही हैज बीन हियर फॉर अ व्हाइल, बट जाहिर है कि अब बट अब परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, सो सबकी नजरें इन पर जम गई हैं। उस्मान खान ने 3 छक्कों और 15 चौकों की मदद से बाय द वे 100 रन बनाए थे, जिसका आप जिक्र कर रही हैं, और इससे पहले भी सेंचुरियां बना चुके हैं। सो जब आपने कहा है ना 3 छक्कों और 15 चौकों, मतलब सोच जिन्होंने वो गेम नहीं देखी उन्होंने क्या मिस किया। वैसे बाय द वे बाबर आजम की भी सेंचुरी इस PSL में हो चुकी है। ठीक है जी, बाबर से तो बाबर को कौन नहीं जानता। नहीं ना, बाबर वाज आल्सो गोइंग थ्रू अ लो पैच, तो इसलिए मेंशन करना जरूरी है कि वो इस PSL इवेंट में अपनी एक सेंचुरी दाग कर चुके हैं। सही कहा मैंने? दाग सेंचुरी दाग चुके हैं, करनी फिर करनी है, नहीं दाग चुके हैं, दाग चुके हैं, हाँ करनी है। बस इतना ही काफी है, ब्रेक ले लो। सी यू नवाइल जी। वेलकम बैक जी, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। और रमज़ान मुबारक की दोबारा बात करेंगे, क्योंकि रमज़ान मुबारक
1445 हिजरी का चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा कहां? पेशावर में। चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का कहना है कि इनकी ख्वाहिश है कि मुल्क भर में रोज़ा एक ही दिन होगा। हम सबकी भी यही ख्वाहिश, हमारी भी बिल्कुल, और ये बड़ी रेयर फिनोमिनन होना स्टार्ट हो गया है। एक दो बार पिछले कुछ सालों में बड़ी ये बात थी कि ना सिर्फ हमसारों का एक साथ रोज़ा हुआ था, बल्कि दुनिया के सारे मुसलमानों का एक दिन ईद भी हुई थी। आपको याद है? दिस वाज लाइक 2 years बैक। तो पूरी कौम हर साल यही ख्वाहिश रखती है। लेट्स सी। वैसे मुझे डर है कि आज किसी ने रोजा रख ना लिया हो पेशावर और गिरतुनवा में। डर क्या मतलब? अब किसी ने रख लिया तो अब क्या किया जा सकता है? दुनिया भी हम पे हंसती है कि ये एक मुल्क है, एक ऐसी कौम है कि रोज़ा भी और ईद भी एक साथ नहीं मना सकते। बतौर एक मुत्तहद कौम हमारा तासुर सर्टनली इन छोटे छोटे मामलात से कमज़ोर पड़ता है। छोटा मामला नहीं है बाय द वे ये। दिलचस्प बात ये भी है कि पूरा साल रुयत हिलाल कमेटी के फैसलों पर चांद की तारीखें चलती रहती हैं, किसी को कोई मसला नहीं होता। ठीक है, बाकी सारे महीने हियर कम्स रमजान और या ईद फॉर दैट मैटर। चलिए ईद का मौका भी आप बीच में डाल रहे हैं। जैसे ही आता है तो इख्तलाफात सामने आने लगते हैं और हुकूमत भी अपनी अथॉरिटी मनवाने में नाकाम रहती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप ही स्टेप इन कर जाएं। तो हम उम्मीद के साथ दुआ भी करते हैं कि मुल्क भर में पहला रोज़ा एक ही दिन हो। कितनी सिंपल सी वैसे हमारी एक विश और दुआ है। एंड आई एम श्योर एवरीबॉडी। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शुक्रिया अब्दुल खबीर साहब। मौलाना साहब, रमज़ान मुबारक का चांद देखने के लिए इस बार पेशावर में इजलास बुलाया गया है। हालिया सालों में हमारी एक हिस्ट्री रही है कि मरकज़ी कमेटी के होते हुए भी कुछ इलाकों में अपने चांद के ऐलानात होते हैं, रोज़े भी होते हैं, ईदें भी होती हैं। इस बार क्या हम उम्मीद रखें कि दिन पूरे मुल्क में रोज़ा ईद हो सकती है? रमज़ान मुबारक अल्लाह की रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत और नजात का मुबारक महीना है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला रमज़ान की रहमतें, बरकतें हम सबको अता फ़रमाए। मैं ये समझता हूँ कि आज आप देख रहे हैं कि हम मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान का इजलास पेशावर में कर रहे हैं और हमारी कोशिश रही है कि जो हमारे मरकज़ी इजलास हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, सिंध में मतलब कराची और इसी तरह इस्लामाबाद, लाहौर में हों। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने जब से ये ज़िम्मेदारी अता की है अपनी बड़ी बरकतों और रहमतों से हम सबको माला माल किया है और अच्छे फ़ैसले पाकिस्तान में हुए हैं। रमज़ान मुबारक के हवाले से, ईद यकम शवाल मुकर्रम, ईद उल फितर के हवाले से, तो हमारी ख्वाहिश यही होती है कि रमज़ान मुबारक का रोज़ा जो है वो हमारे मुल्क में एक हो और हम सब एक ही दिन रोज़ा जो है वो रखें। मुझे अल्लाह ताला से कभी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान में इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो एक ही दिन रोज़ा होगा और हमारी कोशिश होती है कि हम तमाम लोगों के साथ राब्ते में रहें। सब यकीनन हम भी चाहेंगे कि एक ही दिन रमज़ान जो है वो शुरू भी हो, पहला रोज़ा भी हो और एक ही दिन ईद भी हो। अच्छा ये बताइएगा कि आवाम की आगाही के लिए तरीका समझा दें कि आप ख़ुद तो ऑब्वियसली चांद देख ही रहे होंगे, अगर कोई आम शख्स ये समझे कि उसे चांद नज़र आ गया है तो वो आपको किस तरह यकीन दिला सकता है और प्रूव कर सकता है? क्योंकि आप लोगों ने ऑब्वियसली रब्ता करने वाले की बात तो सुननी है, तो इसे वेरीफाई करने का कोई तरीका आप लोगों ने सोचा हुआ है कि इस तरह वेरीफाई होगा कि इस बंदे ने चांद देखा है कि नहीं देखा? मैं आज जियो टेलीविज़न और आपके इस प्रोग्राम की वसादत से भी अवाम उन्नास से ये अपील करना चाहता हूँ कि चांद को देखने का ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ जैसे मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी है इसी तरह नीचे हमारी जोनल कमेटियाँ हैं जो कि हर सूबे में हैं, फिर डिवीज़न में कमेटियाँ हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट में कमेटियाँ हैं। तो ये तमाम कमेटियाँ जो हैं वो बैठती हैं। तो हमें जब भी कहीं से कोई इत्तला आती है तो हमारी कोशिश होती है कि आप पहले अपने इमाम
जो है वहाँ का उनको, या हमारी डिस्ट्रिक्ट कमेटी को, या फिर डिविज़नल कमेटी को, और फिर उससे ऊपर जोनल कमेटी को बताएं। और जब वो इन तमाम चीज़ों को देख लेते हैं तो फिर वो बात हम तक पहुंचती है, और फिर हम कोशिश करते हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सोमु लिरुयती व अफ्तिरु लिरुयती, कि चाँद को देखो रोज़ा रखो और चाँद को देखो और रोज़ा रखना बंद कर दो। तो हमारा मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा नज़म है जिसको लेकर हम चल रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि ये आपने सालों में देखा होगा कि हमने कोशिश की है कि मुल्क के अंदर चाँद के हवाले से यूनिटी को पैदा किया जा सके। अच्छा मौलाना साहब, इस्लामी दुनिया के अक्सर ममालिक में महकमा मौसमियात और फिर साइंसी इदारों की मुआवनत से ये काम सर अंजाम दिया जा रहा है। पाकिस्तान में भी एक दफ़ा साइंटिफिक बुनियादों पर इस्लामी कैलेंडर बनाने का तजर्बा हुआ था। अगर अभी हम मुकम्मल तौर पर साइंस पर इन्हिसार नहीं कर रहे तो क्या मुस्तक़बिल में हम तवक्को रखें कि हाँ जी साइंस वुड बी द वन जो कि तमाम सवालों के जवाब देगी? मैं ये समझता हूँ कि अगर आप हमारी कमेटी जो मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी है, अगर आप उसको देखें तो उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह फ़न्नी माहिरीन मौजूद हैं, जिसमें सपारकों के एक नुमाइंदे हैं और एक इसी तरह मौसमियात के नुमाइंदे हैं, और इसी तरह जो है वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एक नुमाइंदे हैं। तो हम तमाम चीज़ों को रखते हैं, देखते हैं, और देख कर हम शरीयत और शहादत की बुनियाद पर फ़ैसला करते हैं कि अल्लाह के नबी का जो इरशाद, जैसे मैंने पहले कहा, सोमुल रोयती वाफ्तिल रोयती, कि चाँद को देख कर रोज़ा रखो, चाँद को देख कर रोज़ा रखना बंद कर दो। तो हमने देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो नज़म पाकिस्तान रोयत हिलाल के हवाले से करती है और कर रही है, इसकी मिसाल कहीं दुनिया में नहीं मिलती। और अल्लाह का शुक्र है कि आज पूरा पाकिस्तान हम पर एतमाद करता है, और आज इसमें ये नहीं सिर्फ कि मैं बल्कि तमाम मसालिक के जय्यद उलमा कराम मौजूद हैं, और फिर इसमें हमारे साथ फ़न्नी माहिरीन जो हैं वो मौजूद हैं, और फिर शरीयत और शहादत और इन तमाम चीज़ों को देख कर फ़ैसला किया जाता है। बाकी दूसरे मुल्क जो हैं ठीक है, उनके अपने अपने नज़म हैं, अपने अपने इस हवाले से जो इक़दामात हैं, मगर शरीयत की पहलू और रूह से मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान का जो नज़म है वो रसूल अकरम नबी मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के ऐन मुताबिक है। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब हमसे बात करने का। और चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद। लेट्स सी, आज इंशाअल्लाह रोयत हिलाल कमेटी बैठेगी, पेशावर में इजलास होगा, और मोस्ट लाइकली आज चांद नजर आने के कवी इम्कानात हैं। आई एम प्रीटी सर्टेन अबाउट इट। अच्छा जी, आपको बताएं कि कल क्या हुआ। PTI ने कल यानी इतवार थी, इंतखाबी धांधली के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज किया। मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे हुए। लाहौर में तहरीक इंसाफ के बाज़ रहनुमा गिरफ्तार भी हुए, लेकिन एहतजाज का असल मरकज़ रहा खैबर पख्तूनख्वा, वही सूबा जहाँ तहरीक इंसाफ लगातार तीसरी बार हुकूमत बना चुकी है, जहां आज भी अमनो अमान बड़ा चैलेंज बना है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि माशी तौर पर भी ये सूबा जो है इंतहाई मुश्किल हालात से गुजर रहा है। नौबत यहां तक पहुंची है कि सूबाई हुकूमत वफाक से NFC अवार्ड की रकम जो है वो एडवांस मांगने पर मजबूर है। वैसे ये भी अजीब सी बात लगी। दूसरी तरफ आपको बताते हैं खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला नए इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। जो फार्म 45 के मुताबिक हमारे लोग जीते हुए हैं, एक कमीशन बनाया जाए और उस कमीशन के जरिए अवाम का मैंडेट जो चोरी हुआ है, पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन धांधली की गई है, उस पे कमीशन बना के अवाम का मैंडेट अवाम को वापस दिया जाए। ये हमारा मुतालबा है और ये मुतालबा तब तक जारी रहेगा जब तक हमें हक नहीं मिलता। हमें मजबूर ना किया जाए कि हम यहाँ पे आगे बढ़ने के बजाय इस मुल्क में अपना हक ही मांगते रहे, और हम अपना हक मांगते रहेंगे जब तक हमें हक नहीं मिलेगा। और तब तक आपने अपनी तहरीक नहीं छोड़नी जब तक आपको अपना हक नहीं मिलता। इमरान खान रिहा नहीं होता, इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होता और अवाम के मैंडेट के मुताबिक हुकूमत नहीं बनती।
दूसरी जमातों से इख्तलाफात और इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात PTI का जमहूरी हक़ है, मगर आवाम की तवक्कुआत को भी देखना पड़ेगा। महज एहतजाज की पॉलिसी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की न सिर्फ कारकर्दगी मुतासर करेगी बल्कि आवाम के मसाइल और बढ़ेंगे। खासतौर पर माशी मामलात ऐसे हैं जिन्हें PTI को हर सूरत संजीदा लेना पड़ेगा। मजाक कहों लतीफ़ों में बात टाली नहीं जा सकती है। खैबर पख्तूनख्वा के नए मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शुक्रिया। बात कर लेते हैं सबसे पहले तो, क्योंकि ऑब्वियसली चैलेंज इतना बड़ा है मुज़म्मिल साहब, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को इस वक्त जो चैलेंज दरपेश है उसमें मईशत बिला शक व शुबा बहुत ही बड़ा मसला है, द बिगेस्ट वन। तो ये बता दें कि ये टास्क आपके ज़िम्मे लग गया है। अब एक सूबा जिसका ख़जाना बज़ाहिर खाली बताया जा रहा है उसकी मईशत ठीक करना और साथ अवाम को रिलीफ भी देना और कॉन्फिडेंस भी देना, क्या ये मुमकिन है? जी बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो, और शुक्रिया जियो न्यूज़ का। मेरे ख्याल से मैं कोई 1-1.5 साल बाद आपके चैनल पे आ रहा हूँ। देखें, बात यह है कि ये कह देना कि खैबर पख्तूनख्वा का ख़जाना खाली है तो तमाम सूबे जो है पाकिस्तान के समझ लें कि वफाकी हुकूमत के टैक्स पे चलते हैं, और अगर वफाकी हुकूमत किसी सूबे का टैक्स एक हफ्ते के लिए भी रोक लें तो वो सूबा जो है नहीं चल सकता। तो ये एक गलत तासुर बना दिया गया कि खैबर पख्तूनख्वा का जो है ख़जाना खाली है। खैबर पख्तूनख्वा 76 साल जब से पाकिस्तान बना है उसका कर्ज 530 अरब रुपए है, और पाकिस्तान का हुकूमत पाकिस्तान का सिर्फ कर्ज जो है वो 81,000 अरब रुपए है। तो ये एक पता नहीं मिथ बना दिया गया है कि इसका खजाना खाली है जी। लेकिन अब मसला ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो मईशत है, जैसे दूसरे सूबों की मईशत, वो वफाक जो उनका हक है उससे चलती है। तो वफाक की जो वाजिबात हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो जो है बर वक्त ना मिलने से, और ख़ास तौर पे जब से ये फाटा बना, फाटा जो है मर्ज हुआ है, उसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा के अखराजात बढ़ गए और आमदनी उनकी पुरानी ही है। तो ये एक उनकी ये जो खैबर पख्तूनख्वा के लिए चैलेंज है। बाकी अब हमारा रिजॉल्व यही है कि जब हम आ गए हुकूमत में वापस से तो हम जो है खैबर पख्तूनख्वा की अपनी आमदनी पे भी काम करेंगे, वफाक से अपने हक पे भी काम करेंगे, और पाकिस्तान का एक मॉडल सूबा बनाएंगे जिसमें पूरे पाकिस्तान के मुकाबले में सबसे कम महंगाई होगी और रोजगार के सबसे ज्यादा मौके होंगे। अच्छा मुज़म्मिल साहब, ये बताइएगा कि आपने उम्मीद जाहिर की है कि आप इसे मॉडल सूबा बनाएंगे, लेकिन कैसे? एक मरतबा फिर खैबर पख्तूनख्वा में वो हुकूमत है जो सियासी तौर पर वफाक की हुकूमत की सख्त मुखालिफ है, बल्कि इसे तस्लीम नहीं करती है। अब ऐसी कशीदगी का सबसे ज़्यादा असर माशी मामलात पर पड़ता है। आप बज़ात खुद मईशत चलाने के लिए आए हैं, वफाकी हुकूमत और उसके नुमाइंदों से बातचीत सर्टनली ज़रूरी होगी। वर्किंग रिलेशनशिप के लिए आप लोग तैयार होंगे, कैसे रखेंगे? देखिए, हमने अभी पहला काबीना का इजलास किया और उसके बाद जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं अली अमीन साहब, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा ये जो इलेक्शन में जो कुछ हुआ है, हम उस इलेक्शन में जो मैंडेट चोरी हुआ है उसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे, और हम उस इलेक्शन चोरी होने के नतीजे में जो लोग इक़्तिदार में आए हैं हम उनको नहीं मानते कि ये जो है आवाम के मैंडेट पे है। लेकिन जब वो एक हलफ लेकर वज़ीर आज़म या सदर या स्पीकर ये बन जाते हैं तो हम उस ओहदे के साथ डील कर रहे होंगे। और अभी जैसे एक खैबर पख्तूनख्वा का 1500 अरब रुपए का जो नेट हाइडल प्रॉफिट है, ये जो पानी की बिजली बनती है उसका मामला है, उस पर बड़ी अच्छी उन्होंने बात ये वाज़ेह भी कर दी कि हम जो है कानूनी तरीके से वफाक से बात करेंगे और कानूनी तरीके से अपना हक लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि एक वर्किंग रिलेशनशिप जो एक स्टेट का और एक जो सूबे का होता है वो वैसा ही चलेगा। अब उसमें जो नुमाइंदगी कर रहे हैं उसमें हमारा इख्तिलाफ है कि ये इसके अहल नहीं थे, इसका अहल कोई होना चाहिए और, लेकिन वो जो सीट है जो भी रियासत ने या जो हमारे निज़ाम ने बनाई है, प्राइम मिनिस्टर, ऑडिटर जनरल, FBR, वो सारे मोहतरम है और उनसे जो है उसी तरह वर्किंग रिलेशनशिप बनेगा। मुज़म्मिल साहब, ये सब कुछ तो आपने बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा का एक बड़ा मसला टारगेट के मुताबिक टैक्स इकट्ठा ना कर पाना और मखसूस इलाकों में बिजली चोरी का भी है। रिकवरी की शरह जो है वो इंतहाई कम रही है, हमने देखा है। तो जिस दौर में आप वफाकी हुकूमत के लिए काम करते थे उसका हिस्सा थे, आप खुद भी इसकी निशानदेही कर चुके हैं। तो टैक्स और वाजिबात कलेक्शन बेहतर बनाने के लिए इतने अरसे में कोई प्लान तो आपने सोचा ही होगा, तो क्या प्लान है?
देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान के तमाम सूबे जो हैं उनका जो टैक्स है वो वफाक कलेक्ट करता है, इनकम टैक्स की शक्ल में, सेल्स टैक्स की शक्ल में, कस्टम ड्यूटीज की शक्ल में, और फिर वफाकी हुकूमत सूबों को उनकी आबादी के तनासब से पैसे दे देता है। खैबर पख्तूनख्वा जो एक पाकिस्तान का तीसरे नंबर पे सूबा है और एक पहाड़ी इलाके, मुश्किल तरीन इलाके में, आज उसकी अपनी टैक्स महसूलात जो है 80 अरब रुपए है। अगर तनासुब से देखा जाए, उस तनासुब से देखा जाए तो ये जो है पंजाब से बहुत बेहतर है। तो यहाँ पे जो है हम इसको मजीद, अब जैसे जो वजीर आला साहब आए हमारे अली अमीन साहब, उन्होंने अंदिया दिया है कि अब हम जो है माइन लीजिंग जो एक बहुत बड़ा कारोबार है, जैसे पंजाब में ज़राअत है वहाँ पे तो टैक्स नहीं लेते, सिंध में भी जो है एग्रीकल्चर वालों से टैक्स नहीं लेते, इस तरह खैबर पख्तूनख्वा में जो है माइनिंग है सबसे बड़ा कारोबार। तो अब उन्होंने अंदिया दिया कि हम उनसे टैक्सेस लेंगे। इसके अलावा जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है, प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन से हो गया, ये जो गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और जो लोग रोड टैक्स देते हैं, हम उस पर तवज्जो देंगे, सर्विसेज सेक्टर पे तवज्जो देंगे, और इंशाल्लाह ताला ये जो अभी हम पंजाब से तो बेहतर हैं, बाकी सूलात आपको सिर्फ इस बजट, नया बजट देंगे उसमें ही नजर आ जाएंगे इकदाम कि हम क्या करने जा रहे हैं। अच्छा, अब प्लान तो जाहिर है आपके नज़र आ रहे हैं। एग्रीकल्चरिस्ट से बात करें, वो कह रहे हैं हम तो टैक्स देते हैं। माइनिंग के ऊपर आप कह रहे हैं कि टैक्स लगाया जाएगा। अब इन प्लान्स पे अमल कैसे होगा? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तहरीक इंसाफ के अंदर भी इस्तेहकाम और इत्तेफाक राय होना ज़रूरी है। अभी से खबरें आ रही हैं कि फ़लाँ के वज़ीर आला बनने से फ़लाँ खुश नहीं हैं, आपको ये ज़िम्मेदारी मिलने पर साबिका दौर के वज़रा के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस्लामाबाद की नामज़दगियों पर भी तहफ़्फ़ुज़ात सुनने में आ रहे हैं, ग्रुपिंग की इत्तलात भी हैं। तो क्या इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में मौजूदा क़यादत इस अहल नज़र आती है आपको कि सब कंट्रोल में रहे मामला? देखिए, ये भी एक तासुर दिया जा रहा है और तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। ये जो फॉर्म 45 और 47 का है, कम अज कम नून लीग से तो बहुत बेहतर पोजीशन है, जिसमें बेचारे उनके वजीर आजम लग के उनका एक भी जो है अहम वजारत में उनका अपना ओहदेदार नहीं है, और उनके तो लोग टीवी पे आके बात भी कर रहे हैं। और पंजाब में भी कुछ ऐसी सूरत हाल है। रहा सवाल कि जी पुराने वजीर खजाना की तैनाती, और मेरे तो पुराने वजीर खजाना ने एक ट्वीट की है, तैमूर झगड़ा जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और हमारी फोन पे बात भी हुई है, उसमें उन्होंने मेरी पूरी हेल्प और मावनत की, ना सिर्फ मेरी बल्कि अली अमीन गंडापुर साहब की बात की है। और खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत बनी है, इसके जितने भी, आपको पता है कि उसके जो पुराने अहदेदारान थे वो पीटीआई छोड़ चुके हैं। ये वाहिद जो है काबीना बनी है 24 लोगों की, जिसमें से 16 या 17 पहली दफा वजीर बने। तो इस पे तो उंगलियां जिसे कहते हैं सबसे कम उठनी चाहिए। अगर आप सिंध देखें तो तकरीबन 100% वही काबीना बनी है जो पिछले 15 साल से है। पंजाब आप देख लें तो तमाम जो है वो एक मखसूस, जिसे कहते हैं उनके जो इलेक्टेबल्स हैं उनके या बच्चे हैं या वो खुद हैं। तो ये खैबर पख्तूनख्वा में आप ये नहीं कह सकते कि उनके मुकाबले में जो है तनासुब कुछ और है। हाँ, 2-3 अगर पोजीशन में अगर किसी के कोई रिश्तेदार है तो वो इलेक्शन लड़के जीत कर आए, तो उनको अवाम ने भेजा है। तो अगर अवाम ने ना भेजा होता तो सवाल भी होता। तो इस मैं सारी बात इसमें खत्म करूंगा कि सिर्फ तवज्जो हटाने के लिए तहरीक इंसाफ से ज्यादा तो इस वक्त यूनाइटेड जमात ही कोई नहीं है, अगर आप मुवाजना करें तो। चलिए जी, शुक्रिया आपका मुज़म्मिल अच्छा, असलम आपका साहब। कहना है कि फ्रेश कैबिनेट है और नए चेहरे हैं, और किसी से भी कंपेयर कर लें तो ज़्यादातर नए, तो वी आर एक्सपेक्टिंग न्यू आइडियाज एज वेल। बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। Yes, 1.5 साल बाद आप आए हमारे शो पे, सो होपफुली ये सिलसिला अब चलता रहेगा, क्योंकि आपकी बड़ी अहम जिम्मेदारी है इन पख्तूनख्वा। सो हम जब भी आपसे रब्ता करें, होपफुली आप अच्छा, वी हैव टू टॉक अबाउट द वेदर। वेदर जो है थोड़ा सा लोग कहते हैं बाइपोलर सा हुआ है, कि मतलब कि महीना कुछ चल रहा है तो फिर वेदर जो है पैटर्न वो कुछ और बता रहा है। उससे पहले उसके बाद बात करें। PSL की बात करते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के 28वें मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने लाहौर कलंदर्स को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी, और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 167 रन्स का हदफ जो है वो 4 विकेटों के नुकसान पर आखिरी गेंद पर हासिल किया। बिल्कुल, मतलब काफी वैसे ये कट टू कट चल रहा था मैच। कराची में वैसे इतना डीप जाना नहीं चाहिए था कोयटा की तरफ से मैच। कोयटा कराची में खेले गए मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से कल के दोनों मैच जो थे ना वो बड़े आखिरी बॉल तक ही गए। 18 राइली रूसो ने 13, ख्वाजा नाफिद 26 रन
बनाकर आउट हुए, जबकि सऊद शकील ने 88 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली। इससे पहले रावलपिंडी में खेले गए दिन के पहले मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाते हुए इतना बड़ा टोटल था, सनसनीखेज मुकाबले के बाद 3 विकेटों से हराकर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और इसी सारी सूरत हाल पर मतलब बहुत से लोगों की बात हो रही है, लेकिन अब्दुल रज़ाक भाई जो हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, एक्सपर्ट, वो किन लड़कों पर उनकी परफॉर्मेंस पर नजर रखे हुए हैं और किन की परफॉर्मेंस के बारे में फिक्रमंद हैं। जैसे कि हम शाहीन आफरीदी की परफॉर्मेंस के बारे में फिक्रमंद हैं कि भाई आखिरी ओवरों में इतने रन उन्हें पड़ना ये अच्छा शुगुन, नेक शुगुन तो नहीं है। यही बात कर रहे थे, अब्दुल रज़ाक हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। रज़ाक भाई, सबसे पहले तो वाकई क्योंकि हम शाहीन शाह आफरीदी हमारे आइकॉन हैं, हमारी ऑब्वियसली नेशनल टीम के कैप्टन हैं, उनसे तो हमारी बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लेकिन बड़ी कोई लैक लस्टर अंडरवेलमिंग जिसको कहते हैं परफॉर्मेंस रही है थ्रू आउट दिस PSL। नहीं, डेफिनेटली देखें, कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम होती हैं। शाहीन जैसे बॉलर जो वर्ल्ड क्लास कैटेगरी के हैं, जिनको हिटिंग करना बहुत मुश्किल है, और जिस तरह की वो बॉलिंग थ्रू आउट उन्होंने PSL में की है, वो इतनी इफेक्टेबल नजर नहीं आई जिस तरह हारिस रऊफ से। वो भी एक पाकिस्तान के नंबर 1 बॉलर थे, वर्ल्ड में T20 के स्पेशलिस्ट बॉलर थे, क्योंकि काफ़ी ऑफर्स आती हैं उनको इंग्लैंड में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, कहीं भी T20 हो रही हो क्रिकेट। तो वो भी इनको एक बड़ा सेटबैक था कि उनकी परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं थी, स्पेशली बॉलर्स की वजह से। और स्पेशली जो कल के मैच में आखिरी बॉल पे जो छक्का लगाया, तो हमें तो जवेद मियां का वो छक्का याद आ गया जो चेतेश्वर शर्मा को लगा था आखिरी बॉल पे। और ऐसी बॉल करवाना शाहीन के स्टैंडर्ड के बिल्कुल अगेंस्ट है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि हमें नेशनल टीम के लिए शाहीन की परफॉर्मेंस को लेकर फिक्रमंद होना चाहिए या हम बहुत ज्यादा सोच रहे हैं अभी इस स्टेज पे? नहीं, क्योंकि अभी तो इन्होंने ये प्रूव कर दिया ना कि एज अ कैप्टन उनकी परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं रही। बट यही कप्तान था हुमा जिसने दो PSL बॉलर भी उनकी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रही। तो 2 एक्सपेरिमेंट्स तो इधर ही हमारे सामने हो गए ना। यू कैन नॉट टेक एवरीथिंग अवे। यही वो कप्तान है जिसने लाहौर कलंदर को अपनी क़यादत में 2 टूर्नामेंट्स जितवाए। नॉट टेकिंग इट अवे, लेकिन हमने प्रेजेंट की बात करनी है, पास्ट की नहीं। जी बताएं, आप बताएं। नहीं, पहले आप डिसाइड कर लेना हमने सवाल क्या करना है। अभी तो सवाल जवाब उधर ही हो रहे हैं। नहीं, हमने यही डिसाइड किया है। हम ये कह रही थी कि बहैसियत कप्तान वो नाकाम हो गए। बहैसियत कप्तान और बहैसियत बॉलर हमें उनका ग्राफ नीचे जाते हुए नजर आ रहा है। ये सवाल है आपको, आप कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, डेफिनेटली देखें, हमें जो चीज नजर आती है उसी पे हम बयान करते हैं। हमारा कोई पर्सनली किसी से कोई ऐसा लेना देना नहीं है। और जैसे कि शाहीन ने जो कल वाले मैच में भी हमने देखा है, जमान जब बॉलिंग कर रहे थे, परस वाले मैच में जमान जब बॉलिंग कर रहे थे, आखिरी बॉल पे उनको 3 रन चाहिए थे और शोएब मलिक खेल रहे थे। उस वक्त भी उन्होंने काफी टाइम लिया। हालांकि एज ए कैप्टन जो है, अगर बॉलर एज ए कैप्टन आते हैं तो बॉलर को बॉलर की फीलिंग का पता होना चाहिए। अब शाहीन पे जब टाइम आया, जब उस पे जमान पे टाइम आया, तो उन्होंने उनको काफी इंस्ट्रक्शन दी, उनको कॉन्फ्रेंस दिया कि आपने ये करना है, वो करना है, क्या कैसे बॉलिंग करनी है। जब उन पे टाइम आया तो उनके पास तो ना कोई जमान आए, ना उनको कोई सीनियर प्लेयर आया कि आखिरी बॉल पे क्या करना चाहिए। तो ये जो चीजें नजर आती हैं, ये बड़ी पेनफुल होती हैं किसी भी क्रिकेटर्स के लिए और क्रिकेटर लवर्स के लिए, कि जब आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बता रही है कि आपकी इंटेंट क्या है। और आखिरी बॉल पे 4 स्कोर चाहिए थे, और जिस तरह शाहीन ने बॉल किया, मैं समझता हूं कि उसके जो पोटेंशियल है उसके अगेंस्ट उन्होंने बॉल किया। और रज़ाक भाई, आप तो घर वाली बातें यार, हमारी तो गप्पे चलती रहती हैं। आप कभी भी दिल करे तो आप हमारी कॉन्वर्सेशन में जंप इन कर सकते हैं। अब ये बताइएगा कि बैटर्स में किसकी परफॉर्मेंस ने आपको इम्प्रेस किया है? उस्मान खान की सर्टनली बहुत बात हो रही है, सऊद शकील की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही है। देखिए, कंडीशन और सिचुएशन बड़ा काउंट करती है। एज ए क्रिकेटर जो मैं समझता हूँ कि लाहौर कलंदर ने स्कोर जो किया था 166, ये बहुत कम था। और जो आपको पता है कि कल के मैच में 228 रन भी चेज हुए हैं। और ये जो चीज है, ये जो मेंटली स्ट्रांग हम चाहते हैं कि T20 प्लेयर्स को होना चाहिए, इस तरह की परफॉर्मेंस हमें देनी चाहिए कि जब आपके पास अगर 228 का
का टोटल भी हो तो वो भी आप कि ये इंटेंट हो कि हम इसको चेज कर जाएंगे। 166 ये बिल्कुल लो टोटल था, और जिस तरह शाहीन टॉप दी ऑर्डर आए, ये भी मैं समझता हूँ कि अच्छे फैसलों में नहीं है। ठीक है उन्होंने 50 की है, पर उनके पास जब डेविड वीज़ा जैसे प्लेयर हो और जहादाद जैसे बैट्समैन हो जो छक्के मार सकते हैं, तो फिर इनको अब दी ऑर्डर आना नहीं चाहिए। ठीक है वो टूर्नामेंट से बाहर थे, पर क्रिकेट इज देयर, और जो लोग देखने आए थे तो वो तो सिर्फ क्रिकेट को एंजॉय करने आए थे, और इस तरह की यूटिलाइजेशन है वो टीम के नुकसानदेह के लिए होती है। अब यही है, अब देख लें कि डेविड वीज़ा जैसा प्लेयर उसकी बारी नहीं आई। अच्छा, टॉप स्कोरर्स की हम बात कर लेते हैं पूरे मैचेस में, क्योंकि ऑब्वियसली अब तो हम टुवर्ड्स दी एंड हैं। बाबर आजम अभी भी टॉप स्कोरर रहे हैं, 447 उनके रन्स रहे हैं मैचेस में। आपको लगता है बाबर अपनी फॉर्म में वापस आ रहे हैं? क्योंकि तो कमाली उसके बाद उस्मान भी हैं, नाफे ने भी अच्छा किया, साउथ शकील, बहुत से नाम है, लेकिन अभी बाबर की बात करते हैं। बाबर अपनी फॉर्म में वापस आते हैं, आपको नजर आ गया? क्योंकि पिछला 1 साल उनका इतना अच्छा नहीं गुजरा। नहीं देखिए, नो डाउट जिस तरह बाबर आजम बैटिंग कर रहे हैं, ये एक टीम एफर्ट होती है, उसमें वो एक पार्ट है उनका रोल है कि जो अपना रोल अदा करते हैं, टीम को लेके चलते हैं, क्योंकि 20 ओवर खेलना ये भी एक बड़ी बात होती है। जिस तरह बाबर आजम की परफॉर्मेंस नजर आ रही है, उनकी इंटेंट काफी बेहतर नजर आ रही है इस T20 में। और उस्मान की बात कर रहे हैं, देखिए ये जो उस्मान बैटिंग कर रहे हैं, इस तरह के प्लेयर चाहिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में T20 में। इस तरह के अगर बैट्समैन आपके पास होते हैं जिनका स्ट्राइक रेट 200 से अबव होता है, तो पाकिस्तान कभी भी T20 का कोई मैच हारेगी नहीं, क्योंकि इस तरह के बैट्समैन आपको 1 सर्टेन मैच पे ले जाते हैं। उस्मान खान की ओवरऑल एक मैच में अगर परफॉर्मेंस हो तो हम उसकी इतनी ज्यादा तारीफ नहीं करेंगे, पर उसके हर मैच में उसने परफॉर्म किया है और ऐसी परफॉर्मेंस दी है जिससे टीम को एक ऐसे टोटल में सेट कर दिया है कि वो टीम जो है। रज़ाक भाई, हम उस्मान की अब तो बात कर रहे हैं, इस टूर्नामेंट में उनकी अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस रही है और बिल्कुल नए भी नहीं हैं, पहले भी रिलेटिवली जो क्रिकेट देखते हैं और फॉलो करते हैं वो उन्हें जानते हैं। क्यों नहीं उनको मौके उस तरह से मैसर आए जिस तरह अब हमें उम्मीद है कि उनको आएंगे पाकिस्तान नेशनल टीम के लिए? देखिए सीधी बात है, ये T20 जो PSL की है, इसमें जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है ये जो ऑनर्स होते हैं, जो उनकी मैनेजमेंट के लोग होते हैं वो करते हैं, और जो डोमेस्टिक का जो है स्ट्रक्चर बना हुआ है पाकिस्तान का वो क्रिकेट बोर्ड करते हैं। अब तो स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, और ये कि जब डोमेस्टिक में आप आते हैं उसमें आपको 4 डे भी खेलना पड़ता है, लंबी क्रिकेट खेलनी पड़ती है, फिर 1 डे खेलने पड़ते हैं। वो T20 छोटा फॉर्मेट है, और अगर उस्मान खान ने जो परफॉर्मेंस दी है, अगर आप उनको कंसीडर करते हैं तो ये तो आपकी अपनी एक आई है। जो भी चीफ सेलेक्टर हो, अगर वो समझता है कि ये इस कैलिबर का है, इंटरनेशनल लेवल पे जाके आप परफॉर्म कर सकते हैं, तो डेफिनेटली उनको सेलेक्ट करना चाहिए। और हमने बड़े प्लेयर ऐसे देखे हैं जो डोमेस्टिक में अच्छा खेलते हैं, जो ही जंप इन होते हैं इंटरनेशनल में, जब उनको ये पता चल जाता है कि मेरा नाम पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आ गया है, पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में नाम आ गया है, तो वो प्रेशर ले जाते हैं। बोलर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि उसामा मीर हैज परफॉर्म रियली वेल। 9 मैचेस में इन्होंने 18 विकेटें ली हैं, स्पिनर हैं, अबरार भी स्पिनर हैं। जिस स्पिनर की हमें नेशनल टीम में इंतज़ार था और ऑब्वियसली हम कह रहे थे कि होने चाहिए कुछ, ये नाम फिट होते हुए आपको अच्छे लग रहे हैं? अच्छा, मोहम्मद अली मुल्तान का 9 मैचेस में उसने 16 विकेटें ली हैं, फास्ट बॉलर है जी। डेफिनेटली देखें, मोहम्मद अली ने बहुत ज्यादा इंप्रेस किया, और जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग करवा दी T20 में इन बैटिंग ट्रैक पे, वो बड़ा जबरदस्त उनकी इम्प्रूवमेंट है कि उनको हमने एज ए 4 डे या टेस्ट मैचों में सोचते थे कि ये 4 डे के बॉलर हैं या ये टेस्ट मैच खेलेंगे। एक तो सामा की जो बॉलिंग है वो उसने बहुत जबरदस्त, क्योंकि यहाँ पे जब आप जब टीम को जरूरत होती है आपकी बॉलिंग की, तो उन्होंने वहां पे करके दिखाया, उन्होंने विकेट भी ली। जिस स्पिनर की हमें तलाश थी वो सामा की सूरत में मौजूद है हमारे पास। देखिए बात ये कि शदाब की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही है बॉलिंग में, तो डेफिनेटली आपको सामा को जब आपको जरूरत है कि लेग स्पिनर की, आपको अबरार की जैसे बॉलिंग है, अबरार नया बॉल बड़ा अच्छा करते हैं और उनकी भी इंटेंट काफी पॉजिटिव है। ये 2 ऐसे बॉलर हैं, अगर आप इनको कंसीडर करते हैं T20 में, तो पाकिस्तान के लिए एक प्रॉपर स्पिनिंग अटैक होगा। अच्छा, अभी तो वैसे हमने साइम को भी देख लिया, हाँ, बॉल करते हुए उनको भी देख लिया। उसामा यहाँ तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनली क्या प्रेशर होता है, क्या होता है? अब्रार फॉर दैट मैटर। हाँ, अब्रार भी फॉर दैट मैटर।
देखिए एज ए क्रिकेटर अगर आप बात करें कि ये जो PSL के जो मैचेस 10 मैचेस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, और एज ए क्रिकेटर अगर हम अपनी अकल के मुताबिक बात करें तो ये जो 4 टीमें क्वालिफाई करेंगी, अब इनकी परफॉर्मेंस जो है प्लेयरों की वो काउंट करनी चाहिए, क्योंकि ये प्रेशर वाले मैचेस होते हैं। फिर फाइनल आएगा और फाइनल की परफॉर्मेंस काउंट करनी चाहिए, फाइनल में किन प्लेयरों ने परफॉर्म किया है। क्योंकि हमारा ये है कि जब हमारे के राउंड के मैचेस होते हैं वो इतना प्रेशर नहीं होता। जैसे मुल्तान सुल्तान ने अपने पहले मैच जीते, वो क्वालिफाई कर चुकी थी, तो जो प्रेशर ऑफ हो जाता है। अब स्ट्रगल कर रही थी लाहौर कलंदर की टीम, अब आपको नजर आएगा कि जिन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी। अब कराची की टीम जिन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी, अब वो बैठे बैठे टूर्नामेंट से बाहर हो गए। अब वो आए तो परफॉर्मेंस नजर तो आई, शुएब मलिक जिस आखिरी बॉल पे चौका मारा, पर वो इट वाज टू लेट, क्योंकि जो पहले मैचेस थे आपके पास 8 मैचेस थे, 7 मैचेस थे, वहां पे परफॉर्मेंस इतनी नजर नहीं आई, ना लाहौर की ना कराची। अच्छा, फाइनली बिल्कुल जाने से पहले अपनी टॉप पिक बता दें, किसको देख रहे हैं आप कि ये इस बार चैंपियंस होंगे PSL 9 के, या एटलीस्ट फाइनल में पहुंचेंगे? फाइनल में तो देखिए अगर बॉडी लैंग्वेज देखा जाए तो इस्लामाबाद के मुझे चांसेस काफी नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो उनकी डेप्थ काफी नजर आ रही है। और जैसे मुल्तान ये पिछला मैच हारी है तो थोड़ा सा 50-50 पे आ गया, क्योंकि मुल्तान की उस तरह की परफॉर्मेंस नजर नहीं है जिस तरह लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस थी। अब वो भी मैच हार सकती है, और लाहौर कलंदर की टीम पहली बार हो चुकी हुई है जिन्होंने लास्ट टाइम उनको बीट किया था। अब इस्लामाबाद पेशावर ज़ल्मी उभरती हुई नजर आ रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, फिर आपको दोबारा तंग करते रहेंगे एज द टूर्नामेंट goes on. Thank you for being with us. तो मुल्तान को पहले लगता था कि अनडिफीटेबल है, लेकिन अब हारना भी हमने देख लिया है, और बाकी जो है वो काफी जान मार रही है टीमें। इस्लामाबाद खास तौर पे दे इन द ग्राउंड दे लुक लाइक दे वर देयर टू प्ले एंड विन। और अब जो है बाकी तमाम मैचेस कराची में होंगे बाद। यस, और नेक्स्ट मंडे को होगा 18 को फाइनल ऑफ द PSL। आफ्टर 1 वीक ब्रेक ले रहे हैं। मौसम की बात करेंगे जो रह गई थी, कहीं मार्च के वस्त में दाखिल हो रहे हैं हम, मगर मुल्क का मौसम कुछ अजीबो गरीब सा है। कराची में सर्दी और गर्मी का मिला जुला सा माहौल चल रहा है। कल बादल छाए रहे बाज़ इलाकों में। ऑनेस्टली कराची के कुछ जगह थे वो हिल स्टेशन लग रहा था कराची, ऐसे बादल छाए हुए थे। आप ज्यादा ही करते हैं क्योंकि अब्दुल्ला आप रहते नहीं है ना। हाँ, ये जरूर एक फर्क है। तो कुछ जगह हैं जो हिल स्टेशन लगती हैं। इन एनी केस मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आपको बता दें कि आइंदा चंद रोज बारिशों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 14 मार्च तक पंजाब भर में बारिशों का इम्कान है। बारिशों से मौसम जो है वो ऑब्वियसली सर्दी रहेगा, गर्मी का तो अभी चांस नहीं बन रहा। और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, मरी और गलियात में बारिशें और बर्फबारी मुतवक्के है। ने राब्ता सड़कें ब्लॉक होने का भी इम्कान जाहिर किया, जबकि सयाहों और मुसाफिरों को दौरान सफ़र मोहतात रहने की हिदायत की गई है। क्वेटा समेत बलोचिस्तान के बाज़ इलाकों में भी आज बारिश मुतवक्के है। सिंध के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की जा रही है। सो यहाँ भी कोई बात कर ही लेते हैं, सब कुछ तो आपने बता ही दिया। अभी इसी पे बात करते हैं। डायरेक्टर मौसमियात मेहर साहबजाद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मेहर साहबजाद खान साहब। सर, सबसे पहले बता दें कि भाई सभी जानना चाहते हैं कि रमज़ान मुबारक का चांद नज़र आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि महकमा मौसमियात के माहिरीन भी आज रुएत हिलाल के मामले में शामिल होते हैं। तो क्या इत्तलात हैं आपके पास? जैसा कि आपको पता है कि ये मसला रुएत हिलाल कमेटी का होता है, लेकिन हमारे महकमा मौसमियात के जो हमने उसका निकाला है, यानी चांद के बारे में कि जी चांद नज़र आएगा यानी चांद इंशाल्लाह नज़र आ जाएगा, और 12 मार्च को इंशाल्लाह पहला रोज़ा होगा। ये मसला तो सॉर्ट आउट हो गया। ये तो अच्छी बात आपने बता दी। अच्छा, अब बताएं कि सभी बात करें पूरे मुल्क की, तो बताया जा रहा है कि आज से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जो है वो शुरू होगा। NDMA ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है इस हवाले से। तो क्या बहुत बारिश और बर्फबारी हम एक्सपेक्ट करें कि होगी? बर्फबारी इन दिस वेदर बिल्कुल, ये एडवाइज़री बल्कि जो होती है इसकी वो एडवाइज़री पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इशू करता है, और हमने पहले इशू कर दी थी। चूँकि सब स्टेक होल्डर्स जो हैं, सबसे बड़ा हमारे NDMA और PDMA, तो उन्होंने अपने अपने जो इख्तियारात होते हैं या जो अपने उनकी डोमेन होती है, उन सब को अलर्ट जारी कर दिया है कि जी अब वो ये बारिशों का जो सिलसिला है, इसमें बलूचिस्तान के कुछ हिस्से जैसा कि गवादर में
पहले भी बारिश हुई थी और आगे भी नुकंडी, दाल बदीन, क्वेटा इस वक्त बारिश की जद में है। तो ये सिलसिला कल तक हमारे यानी मज़ीद जो ईस्ट की तरफ इलाके हैं यानी खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कुछ और क्वेटा के आगे और पंजाब के कुछ इलाके जो है या ऊपर हमारे नॉर्दर्न एरिया वहाँ तक ये पहुँच जाएगा। वहाँ पे कुछ इलाकों में बर्फ़बारी के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो उसके बारे में भी लोगों को अलर्ट कर दिया गया है कि जी बर्फ़बारी वाले इलाके जो है वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग या ये चीज़ें हो सकती हैं। तो मुतात रहने की जो है वो मुतात रहना जो है वो तजवीज़ किया गया है। अच्छा मेहर साहब, चलें पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई है, मार्च के वस्त में हम पहुंच रहे हैं, बारिशों की पेशगोई है। गवादर का पहले ही बहुत बुरा हाल है, बेतहाशा बारिश की वजह से तबाही हुई है, फिर बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कराची, गवादर, इन इलाकों और इस तरफ का मौसम कैसा रहेगा आने वाले चंद दिनों में? इन इलाकों में भी जो है पाकिस्तान के जो जनूबी इलाके हैं वहाँ पे भी, सिंध के भी कुछ इलाके जो हैं वहाँ पे बारिश का इम्कान है। तो ये पंजाब के भी जनूबी इलाके जो है वहाँ पे भी बारिश का इम्कान है और ये तकरीबन बुध को पंजाब के अक्सर इलाके जो हैं इस बारिश की जद में होंगे। ठीक है, पंजाब के भी जनूबी इलाकों में बारिश का इम्कान है, बुध को बारिश का इम्कान ज़्यादा है वहाँ पर। और वैसे मुल्क के जो जनूबी इलाके हैं इंक्लूडिंग बलूचिस्तान की पट्टी साहिली और कराची की, यहाँ पर भी बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। सो मुझे लगता है कि पहले 10 रोजे तो जरा खुशगवार मौसम में ही गुजरेंगे। खुशगवार तब होंगे अगर गैस जो है वो भी आ जाए हमारे पास। आपको पता है ना वो भी बड़ा किया गया है, मैं देख रहा था, पढ़ रहा था, पता नहीं पढ़ना एक और चीज होती है, वो एक्सपीरियंस करना एक और होती है। 3 से दोपहर 3 से 10 है और उसके बाद फिर सुबह भी 3 बजे से 9 बजे तक कुछ इस तरह का है मामला। तो लेकिन आपको पता है ना बाज़ औक़ात आ भी रही होती है, इतना प्रेशर नहीं होता कि उस पर रोटी बन सके या कुछ हो। हमारे यहाँ तो गनीमत है कि कोई 1-2 रोज़ ही हुए हैं, कोई 1 साल बाद गैस। बेसिकली प्लान करें अपना खाना पीना, बच्चों का ऑब्वियसली उनका टिफिन वगैरह कुछ और बनना होगा, इफ्तारी कुछ और होगी, डिनर भी होना होगा। ये बड़ी प्लानिंग रिक्वायर्ड है बाय द वे। जब आपको पता हो कि बस इतने टाइम में और इतने टाइम से इतने टाइम तक गैस आनी और उसके बाद या उससे पहले नहीं आनी। सो दिस इज गोइंग टू बी अ बिट ऑफ ए चैलेंज। प्लीज डू इट। वैसे भी एहतियात अगर कल पहला रोजा हुआ इंशाल्लाह जो होगा तो वी विल सी you from 4 to 6 दोपहर को।